डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटरफेरेंस से रिलेटिव न्यूमेरिकल फार्मूला कैसे हल करें, इसके लिए हम कुछ पहले महत्वपूर्ण फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो ऐसे आप कॉपी पे भी नोट कर लेंगे इसमें। तो आइए देखिए, यहाँ पर सबसे जैसे यहाँ महत्वपूर्ण ये है, तो इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को नोट कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, जैसे हम पहला फार्मूला नंबर 1 यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण को हम यहाँ पर कालांतर होता है 2πm और पाठांतर होता है यम लैम्डा, और यम का मान 1 2 3 आप रखते चले जाएंगे। यम बराबर 0 पर आपको केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर होगा 2m-1 ब्रैकेट में पाई, और पाठांतर हो जाएगा 2m-1 λ/2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी से रिलेटिव फार्मूला नंबर 3 देखिए, यहाँ पर r इक्वल टू दिया हुआ है। r जो यहाँ पर आयाम है, ये r क्या है, यहाँ पर आयाम है। ये डेरिवेशन में आपको बताया गया है। ये a1 a2 जो है दो तरंगों के आयाम हैं, और cos फाई जो है यहाँ पर उनके बीच कालांतर है। ये कालांतर है, और यहाँ तीव्रता के रूप में ये फार्मूला लिखा गया है I बराबर I1 प्लस I2 और 2 अंडर रूट में I1 I2 cos फाई लिखा गया है। इसी तीव्रता का फार्मूला आयाम के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं I बराबर होता है KA²। तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये भी हम देख लेते हैं I मैक्स कब होगा, तो I मैक्स या R मैक्स कब होगा। तो R मैक्स हमको ज्ञात करना हो और चाहे I मैक्स ज्ञात करना हो, तो चाहे हम तीव्रता का फार्मूला लगाएं, पूरा तीव्रता के रूप में दिया हुआ है, और चाहे आयाम के रूप में दिया हुआ, तो R मैक्स भी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। R मैक्स के लिए cos फाई का मान क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो I मैक्स भी हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और R मैक्स भी इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों से आंकिक प्रश्न हल होते हैं। तो यहाँ पर I मिनिमम, तो I मिनिमम के लिए cos फाई का मान -1 होता है। cos का मान +1 पर अधिकतम होता है और -1 पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ये दो मान आपको याद रखना है, और यही दो मान आपको ज़्यादा प्रयोग भी करने हैं इस फार्मूले में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये भी देखते हैं कि आइए देखिए यहाँ पर, इसके बाद ये जो आपका 5 नंबर फार्मूला है, ये भी आपका आयाम के रूप में अभी जस्ट लिखा गया था, ये दोबारा हो गया फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर जो आंकिक ये न्यूमेरिकल फार्मूला 6 है, ये देखिए क्या दिया हुआ है। 6 में फ्रिंज की चौड़ाई तो चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाइयाँ सेम होती हैं। तो यहाँ d λ/d हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला ये दीप्त फ्रिंज के लिए है। देखिए यहाँ पर ये कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज होता है, केंद्रीय पे केवल दीप्त ही फ्रिंज होता है, वहाँ पर अदीप्त नहीं होता। वहाँ m बराबर 0 के लिए केवल दीप्त फ्रिंज माना जाता है, वो रखा नहीं जाएगा इस फार्मूले में। बाकी 1 2 3 आप रखेंगे यहाँ पर। तो x m यहाँ पे लिखा गया है, ये m क्या है, फ्रिंजों की संख्या है, और m d λ/d लिखेंगे, ये दीप्त फ्रिंज के लिए है। अदीप्त के लिए दूरी कैसे निकालेंगे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो दूरी होगी दीप्त फ्रिंज की, कोई भी दीप्त फ्रिंज हो, m बराबर 1, m बराबर 2, m बराबर 3, m बराबर 4, ऐसे आप रखते चले जाइए, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 8वां फार्मूला अदीप्त के लिए है ये। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जैसे x m बराबर होता है ब्रैकेट में m 1/2 और ब्रैकेट d λ/d होता है, तो ये अदीप्त के लिए होगा। और केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी जो है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से ज्ञात किया जाए। तो यहाँ भी जो है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो दूरी है अदीप्त फ्रिंज की, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यम का मान 1 2 3 आप रखते जाइए, आपको अदीप्त फ्रिंज की दूरी मिल जाएगी। कहाँ से, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी ज्ञात की जाएगी।
कोणीय चौड़ाई के लिए फार्मूला पिछले वीडियो में बताया गया है, ये डेरिवेशन इसका आप याद कर लेंगे इसमें। तो कोणीय चौड़ाई जो होता है थीटा लैम्डा अपान डी होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे न्यूमेरिकल फार्मूले थे। अब देखिए आंकिक प्रश्न को कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो अभ्यास के लिए हम कुछ आंकिक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखिए, ये अभ्यास के लिए है, ये निरंतर आप अभ्यास करेंगे इस पर और लगाएंगे इस फार्मूले की सहायता से। तो आइए देखिए, पहला अंक जैसे दिया हुआ है, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम ए की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच कालांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2a दिया हुआ है, √2a और a दिया हुआ है, 3 पार्ट दिया हुआ है इसमें, 3 पार्ट, 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले दिया है परिणामी जो यहाँ पर तरंग का आयाम है वो 2a दिया है और दूसरा √2a दिया हुआ है। तो इसके बीच कालांतर पूछ रहा है, कालांतर यानी फाई का मान पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो देखिए इस प्रश्न में जो आयाम दिया हुआ है दोनों आयाम बराबर है, दोनों तरंगों के जो आयाम है वो बराबर कह रहा है और इसमें कास फाई पूछ रहा है, यानी कालांतर फाई लिखते हैं हम लोग। तो फाई का मान पूछ रहा है और परिणामी आयाम दिया हुआ है 2a दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर परिणामी आयाम के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी जस्ट आपको न्यूमेरिकल फार्मूले में बताया गया है। तो यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कास फाई लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे r की वैल्यू दिया हुआ है 2a और यहाँ पर a सभी का आयाम समान है, तो यहाँ हो जाएगा a रखेंगे, यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a जोड़ देंगे इसको तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा और कास फाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ध्यान दीजिए इधर। तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे रूट हटाने के लिए। तो यहाँ जब हटा देंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर और कास फाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है a स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और 2 इसमें कॉमन ले लेंगे आप, और 2 जब इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा ये 2 कॉमन ले लेंगे और a स्क्वायर का कट जाएगा इसमें, तो 1 प्लस हो जाएगा कास फाई हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कास फाई। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कास फाई हो जाएगा इसमें। और इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कास फाई हो जाएगा यहाँ पर, कास फाई। तो हम कास फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, कास फाई बराबर 1 है, तो कास फाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन 0 का मान 0 होता है और कास 0 का मान 1 होता है। तो इसकी जगह पे 1 की जगह पे हम कास 0 लिख सकते हैं। तो फाई का मान यहाँ पे क्या मिल गया, 0 अंश। तो कालांतर कितना होगा उसके बीच में, वहाँ 0 अंश होगा। तो ठीक है, इस तरह से हम आंकिक प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये पहला पार्ट था आपका। तो इसी तरह से हम और भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए देखिए फिर नेक्स्ट इसी क्रम में ये आंकिक प्रश्न आपका 7 है। आइए देखिए, और तो बाकी बहुत इजी हैं, सब फार्मूले पे हैं, सॉल्व हो जाएंगे। ये भी फार्मूले पर है। आइए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज दिया हुआ तीसरी दीप्त तथा दूसरा पार्ट में दे रहा है तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुँचने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कालांतर व पाथांतर ज्ञात करना है, दोनों पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो हम दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तीसरी अदीप्त फ्रिंज पहुँचने वाले प्रकाश के बीच कालांतर और पाथांतर दोनों पूछ रहा है इसमें, तो दोनों सॉल्व करिए। देखिए यहाँ तो इस प्रश्न में अभी दिया था कि तीसरी दीप्त फ्रिंज ज्ञात करनी है। तो तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए कालांतर और पाथांतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए हम कालांतर का फार्मूला 2m पाई लिखते हैं और पाथांतर का फार्मूला m लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। तो m का मान दिया हुआ तीसरी फ्रिंज के लिए, तो m बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो आपको कालांतर क्या मिलेगा यहाँ पर,
तो 3 यानी 6 पाई मिल जाएगा, कालांतर मिल जाएगा हमको 6 पाई मिल जाएगा। ठीक है, यम बराबर जब 3 आप रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कालांतर यहाँ पे मिल गया, कालांतर का मान कितना आ गया 6 पाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाठांतर होगा वो m बराबर 3, इसमें 3 रखेंगे तो मिल जाएगा आपको 3 लैम्डा। ठीक है, अगर लैम्डा का मान दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 6000 एगस्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18000 एगस्ट्रॉन मिल जाएगा, आपको पाठांतर मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आप अदीप्त के लिए देख लीजिए, तो अदीप्त के लिए क्या होगा, यम बराबर 3 यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कालांतर मिलेगा, यहाँ पर ये कालांतर हो जाएगा कितना 2 और 3 दूनी 6, 6 में से का 5 पाई मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 रखेंगे इसमें तो 3 दूनी 6 और 6 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, तो हमको मिल गया क्या यहाँ पर कालांतर। तो इसी तरह से हम आंकिक प्रश्न में अलग अलग, जैसे चौथी फ्रिंज है, पाँचवीं फ्रिंज है, छठवीं फ्रिंज है, तो उसकी दीप्त फ्रिंज से दूरी कितनी होगी, तो इसके लिए हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए पाठांतर क्या हो जाएगा 3 के लिए, तो 3 के लिए पाठांतर हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 और 6 में से घटाएंगे 5 और लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा। यहाँ से ये पाठांतर हो गया, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का ये फार्मूला हो गया।